वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल और पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इन लॉ कि लॉ के अंदर जो एनालिटिकल और पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, यानी ये लॉ को किस पर्सपेक्टिव से, किस एंगल से, किस तरह से ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लॉ। ठीक है, इसको मैं इन शॉर्ट डिस्क्राइब करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि एनालिटिकल और पॉजिटिविस्ट स्कूल वाले किस तरह से लॉ को डिफ़ाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। तो आज हम ये दो चीज़ें देखेंगे और इस बात को क्लियर करेंगे कि एनालिटिकल स्कूल और पॉजिटिविस्ट स्कूल का बेसिक आर्गुमेंट क्या है लॉ के बारे में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉ, ये लॉ क्या चीज़ है। इस पे मेरी अलग से डिटेल से भी वीडियो है व्हाट इज़ लॉ, वो आप देख सकते हैं। अगर आपने वो देख ली है तो आप इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं और सीधा अगली स्लाइड पे जा सकते हैं। मैंने जो कि वीडियो सीक्वेंस से बनानी होती है इसलिए मैं ये एक सीक्वेंस ही बनाता हूँ। तो इसको हम इन शॉर्ट देखते हैं। तो लॉ बेसिकली जर्मनी ज़बान के लफ्ज़ लैग से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है समथिंग फिक्स्ड और अनचेंज्ड। यानी लॉ एक ऐसी चीज़ है जो फिक्स होती है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रॉपर डेफिनेशन हॉलैंड क्या कहते हैं कि लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस। ठीक है, ये एक्सटर्नल एक्शंस का एक रूल है एनफोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है वो इसको एनफोर्स करती है। अब एक्सटर्नल एक्शन से क्या मुराद है कि जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे कुछ इंटरनल एक्शंस होते हैं जो हमारे अंदर वाक़या होते हैं। जिस तरह हम अपने ज़हनों में कुछ भी सोच सकते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, मेरी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, मेरा फ़लाँ पब्लिक ओपिनियन है या इस तरह की चीज़ें। तो हम अपने ज़हनों में अपने अंदर जो सोचते हैं वो हमारे इंटरनल एक्शंस होते हैं। तो लॉ को उससे कोई मतलब नहीं है। लॉ क्या है? लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शंस। मेरे जो बाहर वाले एक्शंस हैं, जब भी मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, दूसरों के साथ कोई ट्रेड करता हूँ, कॉमर्स करता हूँ, कहीं एडमिशन लेने जाता हूँ या मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ या जो भी मैं जब इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो लॉ फिर फोर्स में आ जाता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो एक्सटर्नल एक्शंस हैं लॉ सिर्फ उसको देखते हैं। इसके अलावा इन्फोर्स्ड बाय सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। पहले जो सोवरन था वो बादशाह होते थे तो वो इसको इन्फोर्स करते थे। आज के दौर में जो स्टेट है वो सोवरन है तो फिर स्टेट इसको इन्फोर्स करती है। तो मुख्तसर ये कि लॉ सिर्फ हमारे एक्सटर्नल एक्शंस के बारे में और स्टेट ही इसको बनाती है। इसके बाद सलमन क्या कहते हैं कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी ये प्रिंसिपल्स हैं, उनकी एक बॉडी है जिसमें असूल और ज़वाबित लिखे हुए हैं, रिकगनाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इंसाफ के मामलात में, इंसाफ के इंतज़ाम में जो स्टेट है वही लॉ को बनाती है, वही इसको रिकगनाइज़ करती है और वही इसको अप्लाई भी करती है। ठीक है, स्टेट के अलावा कोई और बंदा, कोई और ग्रुप इसको ना रिकगनाइज़ कर सकता है और ना इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉ को बनाने की और लॉ को इन्फोर्स करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट के पास है। तो ये सलमन के मुताबिक लॉ है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लॉ इज़ अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट से मुराद कि हमारे जो मामलात हैं, हम जो काम करते हैं, कोई भी हम जो कर रहे हैं, ह्यूमन कंडक्ट जो हमारा है। ओनली एक्सटर्नल एक्शंस, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बाहर वाले मामलात को देखती है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। फ्रेम्ड बाय स्टेट इसको फ्रेम करती है एंड एनफोर्स्ड बाय इट्स कोर्सिव पावर, और इसकी जो कोर्सिव पावर है, ठीक है, जिसकी जो पावर ऑफ सैंक्शन है, यानी अगर लॉ को कोई फॉलो नहीं कर रहा तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो उसको पेनल्टी दे, तो इसको हम सैंक्शन बोलते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये पावर, ये अथॉरिटी स्टेट के पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो स्टेट ही इसको इन्फोर्स करती है, स्टेट ही इसको इसके यानी कोई नहीं फॉलो करता तो उसे पेनल्टी देती है। सिर्फ एक्सटर्नल एक्शंस हैं और ह्यूमन कंडक्ट के बारे में। तो ये मैंने इंतहाई शॉर्ट और ज़्यादा जल्दी में शायद लॉ के बारे में बताया। चूँकि मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाई हुई है तो आप ज़्यादा डिटेल के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सीक्वेंस के लिए था। तो आगे हम प्रॉपर देखते हैं कि एनालिटिकल स्कूल ये बेसिकली आप लॉ को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एनालिटिकल स्कूल और पॉजिटिव स्कूल। ठीक है, ये किस तरह से लॉ को देखते हैं। तो इसके जो लीडिंग एक्सपोनेंट है वो जॉन ऑस्टिन है। अब ये क्या कहते हैं, अब एनालिटिकल स्कूल वालों का जो बेसिक आर्गूमेंट है वो क्या है। इसके दो बेसिक आर्गूमेंट्स हैं। सबसे पहला सोर्स के बारे में। तो सोर्स के हवाले से ये क्या कहते हैं कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन। ठीक है, कि जो लॉ है ये कमांड ऑफ सोवरन है। जो सोवरन है वही सिर्फ लॉ को बना सकता है, इसके अलावा कोई और बंदा लॉ को नहीं बना सकता। इसके अलावा कैन ओनली मेड बाय सोवरन अथॉरिटी, ठीक है, जिसके हम आज के दौर में स्टेट भी कह सकते हैं। तो अगर हम माजी की बात करें तो उस वक्त जो सोवरन थे, यानी सोवरेनिटी, यहाँ पे सोवरेनिटी का कंसेप्ट बड़ा अहम है, इस पर भी आप मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं। तो माजी के दौर में जो बादशाह होते थे वो सोवरन हुआ करते थे। सोवरेनिटी बोलते हैं वो बंदा या वो ग्रुप या वो इंडिविजुअल जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी हो, यानी उसके बाद कोई और फैसला करने वाला ना हो,
तो एनालिटिकल स्कूल वाले कहते हैं कि जो लॉ है इसका जो सोर्स है वो सोवरन अथॉरिटी के पास है। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन, जो सोवरन कहेगा वो लॉ होगा, ठीक है। जो भी उसके जहन में आएगा, जो वो विश करेगा वही लॉ बन जाएगा। कैन ओनली मेड बाय, इसके अलावा आज के दौर में अगर हम देखें कैन ओनली मेड बाय सोवरन अथॉरिटी, तो आज के दौर में मॉडर्न दौर में जो स्टेट है ये सोवरन होती है, ठीक है। स्टेट के अगर आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें पॉपुलेशन आता है, टेरिटरी आता है, गवर्नमेंट आता है और फिर सोवरेनिटी आता है। तो स्टेट चूँकि सोवरन होती है, लिहाजा एनालिटिकल या पॉजिटिविस्ट स्कूल के मुताबिक जो स्टेट है उसके पास ही सिर्फ ये राइट है कि वो लॉ बनाए, स्टेट के अलावा किसी और के पास ये राइट नहीं है कि वो लॉ बना सके। तो ये सोर्स के बारे में हो गया कि जो लॉ का सोर्स है वो या तो सोवरन के पास होगा या स्टेट के पास होगा, और बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसके बाद फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ। अब इससे क्या मुराद है कि जिस तरह मैंने ये नीचे लिखा है कि व्हाट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड और सैंक्शनड बाय स्टेट्स कोर्सिव पावर इज़ नॉट लॉ। कि फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ, इससे मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें लॉ एक बना हुआ है कि अगर आप बाय रोड पे सफ़र कर रहे हैं और अगर रेड कलर का निशान आएगा तो आपने रुक जाना है, ठीक है। और इसके पीछे एक सज़ा भी है कि जो बंदा नहीं रुकेगा उसे फ़र्ज़ करें चालान किया जाएगा 500 रुपये का। तो यही बेसिकली फ़ोर्स है कि फ़ोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ। एनालिटिकल वाले कहते हैं कि ऐसा लॉ जिसके पीछे ये फ़ोर्स ही नहीं है, ठीक है, जो कंपेल करे दूसरों को ओबीडियंस की, तो वो लॉ ही नहीं है। कि अगर ऐसा लॉ बना हो कि फ़र्ज़ करें एक लॉ बना हुआ है कि आप रोड पे जा रहे हैं, रेड निशान आएगा तो आपने रुक जाना है, अगर आप ना रुके तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, आप जाए चले भी जाएँ। तो वो कहते हैं कि अगर कोई इस तरह की बात है तो वो लॉ ही नहीं है, ठीक है, फोर्स लाजमी है। व्हाट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, या इस तरह जिस तरह मैंने नीचे लिखा है कि लॉ कंपेल ओबीडियंस, कि लॉ मजबूर करता दूसरे बंदे को कि वो ओबीडियंस हो, वो उसके यानी उसको फॉलो करे। तो फोर्स जो है ये लाजमी जुज़ है लॉ का। अब यानी जिसमें जिस तरह हमारे यहाँ कुछ कस्टम्स होती हैं, सोशल कस्टम्स होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं कि जिनको हम फॉलो करें या ना करें उससे कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब भी शादियाँ होती हैं तो उसमें हम मेहंदी की रस्म करते हैं। तो मेहंदी की रस्म का अगर हम देखें तो ये कोई लॉ तो नहीं है, ये हमारे आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि आपने मेहंदी की रस्म करनी है। कोई बंदा करे या ना करे, स्टेट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्टेट को फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई शादी हो रही है तो स्टेट को फ़र्क पड़ता है कि जो दूल्हा है उसकी उम्र कोई 18 साल से कम तो नहीं है, या जो दुल्हन है उसकी उम्र 18 साल से कम तो नहीं है। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो फिर स्टेट अमल में आएगी। इसके अलावा जो कस्टम्स चली आ रही हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके हवाले से स्टेट इंटरफेयर नहीं करती। तो मुख्तसर ये कि जो फोर्स होती है ये एसेंस ऑफ लॉ होती है, ठीक है, जो कंपेल करती है कि लोग उसको ओबे करें। अब इस पे क्रिटिसिज्म क्या है कि टू रिजिड, ये बड़ा ही रिजिड किस्म का है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि ये ख़ास तौर पे जो पहला पॉइंट है कि जिसमें वो कहते हैं कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन, ठीक है, सोवरन ही लॉ को बनाएगा। तो वो कहते हैं कि ये बड़ा रिजिड किस्म का है कि सोवरन के अलावा क्या कोई लॉ नहीं बना सकता, या इस तरह की बातें। इसके अलावा कैन ओनली मेड बाय सोवरन अथॉरिटी, जिस तरह आज के दौर में स्टेट है, तो वो कहते हैं ये बड़ा ही रिजिड किस्म का है। फिर फोर्स की बात करता है कि फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ, जिसके पीछे फोर्स नहीं है वो लॉ ही नहीं है। तो ये कहते हैं ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। इसके अलावा ये बड़ा अनप्रोग्रेसिव है, ठीक है। इसके अलावा अहम बात कि इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। अब कंट्रीब्यूशन इसकी ये है कि एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल वो पहला स्कूल है कि जिसने बेसिकली पहली दफ़ा ये बयान किया कि लॉ का सोर्स क्या है और लॉ बेसिकली है क्या। यानी जिस तरह ये उन्होंने पहली बात की है कि जो लॉ है इज़ द कमांड ऑफ सोवरन, कि जो सोवरन कहेगा वही बेसिकली लॉ होगा, या जो स्टेट बनाएगी वही लॉ होगा। तो इस तरह जो बेसिक डेफिनेशन लॉ की दी है कि लॉ क्या होता है, इसका सोर्स क्या है, वो एनालिटिकल या पॉजिटिव स्कूल वाली थे कि जिसने पहली दफ़ा ये बताया कि ये क्या होता है। इसके अलावा फोर्स इज़ द एसेंस ऑफ लॉ, ये भी यानी ये बेसिकली हमें लॉजिकली डेफिनेशंस नज़र आती हैं, जो हमारे यानी लॉजिकली हम देखते हैं कि वाकई जिसके पीछे फोर्स नहीं है वो कैसे लॉ हो सकता है, या जो दूसरों को कंपेल नहीं करता कि वो उसको ओबे करे वो कैसा लॉ हो सकता है। तो यही कहते हैं कि यही इसकी मेन कंट्रीब्यूशन है, लॉ मस्ट बी मेड बाय स्टेट, जो स्टेट होती है वही लॉ को बनाती है। और फिर स्टेट को इन्होंने पावर भी दी, ठीक है, अथॉरिटी दी कि सिर्फ स्टेट ही है जो पेनल्टी दे सकती है दूसरों को, उसके पास पावर है कि वो लॉ को फॉलो करवा सकती है। तो ये था एनालिटिकल और पॉजिटिव स्कूल। इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मेरी अलग से वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।